नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आज का हमारे पास टॉपिक क्या है? वेव पैकेट्स। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको ध्यान हो यदि थोड़ा सा एक लेक्चर पढ़ाया था जिसका क्या था? कंसेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। कंसेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। आप उस लेक्चर को देखोगे ना, तो उस लेक्चर में भी मैंने किसके बारे में? वेव पैकेट के बारे में बताया था। तो वेव पैकेट जनरली बताया था मैंने, उसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेव्स को ही हम वेव पैकेट बोलते हैं। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेव्स। ठीक है ना। तो आप उस लेक्चर को देखोगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, समझ में आए बात? ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव से ग्रुप वेव पैकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो जो पढ़ना है ना, मैं थोड़ा सा आपको एक ग्लांस दे देता हूँ जो हमें पढ़ना है। तो वेव पैकेट के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे किस तरीके से वेव पैकेट या ग्रुप ऑफ वेव्स इज यूज टू रिप्रेजेंट पार्टिकल। समझ में आई बात? फिर उसके बाद देखो हमने क्या पढ़ना है? मोशन ऑफ वेव पैकेट के बारे में पढ़ना है। तो मोशन ऑफ वेव पैकेट मैं आपको बताऊंगा, और मोशन ऑफ वेव पैकेट की मदद से मैं आपको ग्रुप वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, ठीक है ना, ये दिस वन, ये वी जी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में डी के, ये बताऊंगा। और फिर उसके बाद रेसिप्रोसिटी रिलेशन क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात? तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो हालांकि कंसेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी वाले लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको बहुत कुछ समझा चुका हूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को एक बार देखो, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखो, तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो देखो, वेव पैकेट के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लो। देखो, जो एक प्लेन वेव होता है, ठीक है ना, जो हमारे पास सिंगल प्लेन वेव होती है, ठीक है। अब देखो, सिंगल प्लेन वेव से पहले मैं आपको बता दूं, देखो हमारे पास यदि कोई पार्टिकल है तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था? इस पार्टिकल के साथ ना एक वेव एसोसिएटेड है। क्या है? इस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। ठीक है, तो फिर जब हम जब जानते हैं, जब पार्टिकल की स्टडी करते हैं, तो हमें उस पार्टिकल का के बारे में सारी चीज़ें पता करनी होती है, जैसे उसकी पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है। समझ में आए बात? सारी इन्फॉर्मेशन हम पार्टिकल के बारे में पता कर लेते हैं। तो यदि पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो हम क्या करें? वेव फंक्शन की मदद से, किसकी मदद से? वेव फंक्शन की मदद से हम उस पार्टिकल की सारी इन्फॉर्मेशन, है ना, पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, सब कुछ हमें पता होना चाहिए, हम पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो फिर क्या क्या है? तो अब देखते हैं पार्टिकल के साथ कौन सी वेव एसोसिएटेड है। तो जब देखा गया कि जो सिंगल प्लेन वेव होती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सिंगल प्लेन वेव जो होती है ना, इज नॉट यूज टू रिप्रेजेंट पार्टिकल। पार्टिकल के साथ एक सिंगल प्लेन वेव रिप्रेजेंट हम कर ही नहीं सकते। समझ में आई बात? तो सिंगल प्लेन वेव इस्तेमाल नहीं होती है पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए। बहुत से बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती और उनका ग्रेजुएशन हो जाता है ख़त्म, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन उनकी ख़त्म हो जाती है, यही चीज़ नहीं पता होती है। अब देखो, इसको ना मैंने ना अच्छे से ना कंसेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी और कंसेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी में बताया है। मैंने मैथमेटिकली भी बताया और थ्योरेटिकली भी बताया। आज फिर से मैं आपको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से एक और बता देता हूँ। तो देखो, जो हमारे पास सिंगल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, एक सिंपल है, ठीक है ना। तो एक सिंगल वेव जो होती है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? वेव फंक्शन हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, और ये वेव वेक्टर है, ठीक है ना, पोजीशन हो गया, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। अब ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास जो सिंगल, ठीक है ना, प्लेन वेव है। अब ये इसको हम जब यदि मुझे बनाना हो तो रिप्रेजेंट करना हो, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यही तो है। समझ में आई बात? ठीक है, तो जो ये वेव होती है ना, एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन स्पेस। तो ये जो वेव फंक्शन है ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड करता है स्पेस में, ना इसका कोई बिगनिंग है ना ही कोई इसका एंड है। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है ना। अब ये कंप्लीटली क्या होती है? नन लोकलाइज्ड है। क्या है? नन लोकलाइज्ड है। एक तो एक्सटेंड होती है इनफाइनाइटली स्पेस में, समझ में आई बात, और क्या है? नन लोकलाइज्ड है। लेकिन जो पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल तो हाईली लोकलाइज्ड होता है। उसकी कोई पोजीशन होती है ना कि भाई स्पेस में एक पार्टिकल है, वो यहाँ पर है ना, या इस वेलोसिटी से चल रहा है ना, इस एट एनी टाइम, ठीक है ना, एट एनी टाइम उसका कुछ इंस्टेंटेनियस पोजीशन होता है, या रेस्ट में है तो कुछ इन्फॉर्मेशन उसके हमारे पास होती है। तो वो क्या होता है? पोजीशन हम उसके जानते हैं, तो वो हाईली लोकलाइज्ड होता है, ठीक है ना।
और कन्फाइंड होता है इन अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, एक पार्टिकल की यदि बात करें। लेकिन जो इस वेव होती है, वेव तो क्या होती है, एक्सटेंड होती है इनफाइनाइटली इन स्पेस, नॉन लोकलाइज्ड होती है। तो यदि ऐसा है, लेकिन पार्टिकल एकदम उल्टा है, हाईली लोकलाइज्ड और कन्फाइंड इन स्पेस, तो हम प्लेन वेव को यूज नहीं कर सकते ना फॉर रिप्रेजेंटिंग द लोकलाइजेशन। समझ में आया? सो प्लेन वेव कैन नॉट रिप्रेजेंट दिस लोकलाइजेशन, इट इज अनसुटेबल फॉर डिस्क्राइबिंग अ पार्टिकल। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो एक तो ये पर्सपेक्टिव है जो मैंने यहाँ से आपको बताया। आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे ना, मैंने इससे भी आसान और बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। ठीक है ना। तो आप कंसेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी में जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपको मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो एक जो प्लेन वेव होती है, ठीक है ना, उसको हम पार्टिकल के रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो यदि हमें वेव को रिप्रेजेंट करना, एक पार्टिकल है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो पार्टिकल किसको वेव से रिप्रेजेंट करना है, तो वेव भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, लोकलाइज्ड होनी चाहिए। समझ में आई बात? क्या होनी चाहिए, लोकलाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है ना। तभी तो हम उसको क्या कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे पार्टिकल को। ठीक है ना। तो जो लोकलाइज्ड वेव होती है, तो हमने क्या, जब भाई एक सिंगल वेव जो है, एक सिंगल वेव तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तब क्या किया जाए, तो ग्रुप ऑफ वेव्स लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्रुप ऑफ वेव्स। तो हाँ, यदि हम सुपर पोजिशन कराए, बहुत सारी वेव्स का क्या कराए, सुपर पोजिशन कराए, तो हम देखते हैं कि ग्रुप ऑफ वेव्स क्या होती है, लोकलाइज्ड होती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। ये मैं भी आपको बताऊंगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है। बस अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने बताया है, एक जो सिंगल प्लेन वेव होती है, इट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन स्पेस। समझ में, नॉन लोकलाइज्ड होती है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। अ प्लेन वेव इज नॉट यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस लिमिटेशन को कौन, टू एड्रेस दिस लिमिटेशन हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेव पैकेट का। समझ में आई बात? अब देखो समझो, जो एक वेव पैकेट होता है ना, वो लोकलाइज्ड होता है, तो यही तो हमें चाहिए, क्या होता है, लोकलाइज्ड वेव फंक्शन होता है। तो वेव पैकेट एक्चुअली में क्या है, जैसे मैंने बताया था, ग्रुप ऑफ वेव्स ही है। क्या है, ग्रुप ऑफ वेव्स। अभी कैसे बनता है, आप ध्यान से देखो, सुपर पोजिशन होता है ना जब मल्टीपल वेव्स का, जो विद स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। तो यदि हम बहुत सारी वेव्स लें और इनमें बहुत स्लाइटली डिफरेंट हो एक दूसरे से, किस में, वेवलेंथ के टर्म्स में। ठीक है। एक तो ये चीज़, दूसरा, और वेव्स जब सुपर इम्पोज करेंगे ना, तो सुपर पोजिशन ऐसा होना चाहिए वो इंटरफेयर करेंगे कंस्ट्रक्टिवली विद इन द रीजन। अब लोकलाइज्ड हो गया ना। अब मान लो जैसे यहाँ पे देखो, इसको देखो आप। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, मैं नाम दे देता हूँ, ए से लेके बी तक, तो सुपर पोजिशन में हमने क्या हुआ है, वेव्स का, तो मुझे ये क्या मिला, एक वेव पैकेट मिला। क्या मिला मुझे, वेव पैकेट मिला। समझ में आई बात? अब देखो, तो ये जो वेव पैकेट मिला है ना, सुपर पोजिशन ऑफ स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ, जिन वेवलेंथ से मिलके बना है ना, उनमें बहुत सही, थोड़ा सा ही अंतर है, तो इंटरफेयर करे कंस्ट्रक्टिवली विद इन द रीजन। देखो ए बी रीजन के अंदर तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे वेव्स मिलेंगी। समझ में, जहाँ पे पार्टिकल लोकेटेड है, वेयर द पार्टिकल इज लोकेटेड, एंड डिस्ट्रक्टिवली आउटसाइड द रीजन, यानी इस साइड और इस साइड क्या है, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। समझ में आए बात? तो नहीं, यहाँ पार्टिकल नहीं है, यहाँ पार्टिकल नहीं है, सिर्फ एक फाइनाइट रीजन है ए और बी। समझ में आया? इस ए बी रीजन में ही क्या है, कंस्ट्रक्टिवली वो वेव्स क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। समझ में आए बात? तो देखो लोकलाइज्ड होगा नहीं होगा, क्या होगा, लोकलाइज्ड कर दिया विद इन अ रीजन। समझ में आए बात? ठीक है ना। दिस एंश्योर्स वेव फंक्शन इज नॉन जीरो ओनली नियर द पार्टिकल्स लोकेशन। अब जब पार्टिकल की लोकेशन क्या होगी, ए और बी होगा ना, जिससे पार्टिकल लोकलाइज्ड होता है, तो वेव पैकेट भी क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है ना। तो ए और बी रीजन में जो वेव फंक्शन होगा नॉन जीरो होगा, यहाँ क्या होगा, इस साइड और इस साइड क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आई बात? ठीक है ना। इस साइड और इस साइड क्या होगा, जीरो। ए और बी रीजन में क्या होगा, वो कंस्ट्रक्टिवली मिलेगा। समझ में आई बात? यहीं उसका एम्पलीट्यूड होगा, इस साइड एम्पलीट्यूड नहीं होगा। तो यही होता है लोकलाइजेशन। तो वेव पैकेट की ये प्रॉपर्टी है, तो वेव पैकेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वेव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकल। समझ में आई बात? ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखो इस ग्राफ को ना, जो इस डायग्राम को गौर से देखो। तो ये मेरे पास क्या है, एक पार्टिकल है,
ये क्या है, एक पार्टिकल है, ये क्या है मेरे पास, एक पार्टिकल। उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है v, ये जो गोल सा देख रहे हो ना, ये क्या है, एक पार्टिकल है। वो पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है ना। अब उस पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट किया गया, ग्रुप ऑफ वेव से। ये आप देख रहे हो ना, ये वेव पैकेट है या ग्रुप ऑफ वेव्स है, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, तो उस ग्रुप ऑफ वेव्स है, जो वेव पैकेट है ना, उसका वेलोसिटी कितना है, vg, क्या है, vg। और vg का वेलोसिटी भी वही है जो पार्टिकल का वेलोसिटी है। ये कंडीशन ही तो होगी, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना पार्टिकल से, है ना। तो पार्टिकल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट बाय वेव पैकेट। हो पहले क्या था, मान लो एक पार्टिकल का वेलोसिटी तो क्या है, v, और जो प्लेन वेव था ना, उसका वेलोसिटी कितना आ रहा था, v/2। तो देखो, तो वेव का वेलोसिटी तो v/2 और वेव पार्टिकल का वेलोसिटी v। तो हम तो इस वेव को क्यों यूज़ करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो ये बात, ये सिंगल वेव के साथ कंडीशन थी, मैंने आपको बताया था। तो एक ये भी कारण है कि हम सिंगल वेव को इस्तेमाल नहीं करते हैं पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसी एनवेलप में आप देख रहे हो ना, डैश 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 है। आप इस डैश डैश को हटा दोगे ना सिंपली, तो आपको क्या मिलेगा, ये यही तो मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है, ये भी तो एक वेव पैकेट है, सिमिलर केस है, बस यहाँ पे मैंने ब्लू लाइन से आप इसको देखोगे तो एनवेलप बनाया हुआ और कुछ नहीं। तो ये पूरा एनवेलप का वेलोसिटी कितना है, v। या मैं ऐसे कह सकता हूँ, इस एनवेलप में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ना, उसका जो वेलोसिटी होता है वही पूरे एनवेलप का वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो दोनों का क्या है, सेम है। और किस फाइनाइट रीजन है, कितना है, डेल एक्स, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेव पैकेट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्टिकल्स वाइल रिटेनिंग देयर वेव लाइक प्रॉपर्टीज। अब आप गौर से देखो, देखो इस वेव को देखो, इसको 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 इसको, आप कहोगे सारी सेम ही तो है, स्लाइटली डिफरेंट है। वेवलेंथ में ना थोड़ा सा चेंज है, क्या है, वेवलेंथ में क्या है, थोड़ा सा ही चेंज है। देखो आप यदि गौर से देखो ना, देखो ऐसे देखो थोड़ा सा, है ना, देखो तो इन देखो कितना स्मॉल चेंज है वेवलेंथ में, समझ में आए बात। ऑलमोस्ट सारा देखने से सिमिलर लग रहा है। तो इन स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ्स को जब हम सुपर इम्पोज करेंगे, तो सुपर पोजिशन ही इनका, इन सभी का सुपर पोजिशन मुझे क्या देगा, वेव पैकेट देगा। समझ में आए बात। ये कंसेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वेव पैकेट ही है, ठीक है ना, समझ में आए बात, ये है। और ये हमारे पास डेल एक्स रीजन हो गया, ठीक है ना, इन विच दिस वेव पैकेट इज कन्फाइंड। तो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस रीजन इज मैक्सिमम एंड आउटसाइड दिस रीजन इज मिनिमम। समझ में आई बात, ठीक है ना। अब देखो मोशन ऑफ वेव पैकेट की यदि मैं बात करूं, ठीक है। अब देखो, तो फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल ले लिया, अभी मैं एक डायमेंशन में लेंगे, तो एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस की में मूव कर रहा है, तो उसका वेव पैकेट को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, सुपर पोजिशन कराते हैं प्लेन वेव्स का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये वेव पैकेट है मेरे पास, क्या है, इसको हमने किससे लिखा, वेव पैकेट। तो ये वेव पैकेट का इक्वेशन हो गया, समझ में बात। आप कहोगे ये कैसे है, अब गौर से देखो, एक सिंगल प्लेन वेव को मैं कैसे लिखता हूँ, सिंपली यही तो लिखता हूँ, एक डायमेंशन में मैंने लिया, एक ही हो गया, समझ में आई बात। अब एक सिंगल वेव है, तो मुझे तो बहुत सारी वेव चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, इसका सुपर इम्पोजिशन करना पड़ेगा। देखो वे स्लाइटली चेंज इन वेवलेंथ, यानी के में चेंज आएगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया, तो मैंने यहाँ पे देखो सिग्मा लगा दिया। तो यानी बहुत सारी वेवलेंथ जो है, ठीक है ना, उनको क्या कर दिया, सम कर दिया, ठीक है ना। तो मुझे क्या, ग्रुप ऑफ वेव्स सुपर पोजिशन यही तो होता है। मैंने आपको दो ग्रुप, वो दो वेलोसिटी का, वो सॉरी दो वेव्स का सुपर इम्पोज करके आपको समझाया था मैंने कंसेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी वाले लेक्चर में, समझ में आई बात, ठीक है। ये है, ये ऐसे तो करते हैं, लेकिन मैंने देखो यहाँ पे क्या क्या, इसको ना समेशन को कंटिन्यूस कर दिया, यानी इसको ना वो इंटीग्रेशन से हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, समझ में आई बात। यानी जो चेंज है ना डेल के में, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, बहुत कम चेंज हमने लिया है। तो देखो ये 1/√2π नॉर्मलाइजिंग फैक्टर है, ये आप आगे पढ़ोगे किस तरीके से आता है, उस घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और समेशन को मैंने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। तो -∞ to ∞ मैंने सारा रीजन ले लिया, a के e⁻i kx - q⍵t d के,
समझ में आई बात, ठीक है। और ये क्या एम्पलीट्यूड होता है, हम जानते हैं ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पैकेट है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये मैंने क्या बनाई, ये वेव पैकेट ही तो है एक, क्या है ये, वेव पैकेट है। जैसे ऊपर मैंने रेड कलर में बनाया हुआ था ऐसे ही तो था, है ना, तो सेम वही है, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो ये वेव लेंथ हो गया है ना, दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेव लेंथ होता है, ठीक है। ये डेल एक्स रीजन होगा इन विच दिस वेव पैकेट इज कन्फाइंड। अब देखो तो जो एम्पलीट्यूड फंक्शन है ए के, हम इसको ना फूरियर ट्रांसफॉर्म से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखो आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना, हो सकता है नहीं भी ना भी पढ़ा हो, तो मैं आपको एक हल्का सा बस कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई फंक्शन है, जैसे यही था, है ना। अब जैसे मैं बस छोटा सा एक बस वैसे बेसिक से बता देता हूँ, इंटीग्रेशन हो गया, ये मेरे पास y और ये dy, मान लो ये है मेरे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है ना। अब तो ए वाई क्या है, वो देखो ये मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है किसका, इसका एम्पलीट्यूड फंक्शन का, ये ए फंक्शन है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, हम ना एक्सपोनेंशियल के इसमें का जो प्रोडक्ट होता है ना उस फंक्शन के साथ और उसका इंटीग्रेशन, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो मुझे इन्वर्स करना हो, ये इसको निकालना हो क्या होगा, तो ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मैं देखो क्या लिखूँगा, ये आएगा मेरे पास, ठीक है ना, फिर मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा। अब ध्यान से देखना, इन्वर्स करना है तो इसको याद रखो, ये अंदर चला जाएगा तो ये मेरे पास यहाँ आ जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। और ये मेरे पास माइनस के आई के, ठीक है ना, समझ में आई बात, वाई, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा डी एक्स, ये है, ठीक है, ये सॉरी यहाँ एक्स आ जाएगा, ये है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास क्या, फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब आपको थोड़ा सा भी यदि ये डाउट हो रहा है तो कुछ इतना वो करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको बस हल्का सा एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, आपको याद रखना हो कैसे। तो देखो ये जो है आपके पास, ये बाहर ले लिया 1/√2π एज इट इज़ होगा, ये मेरे पास अंदर आ गया। अब इसका इन्वर्स कर दो, e⁻⁻ के x माइनस के ओमेगा टी, समझ में आई बात, ठीक है। और ये फंक्शन देखो किसका, इसी का तो कर रहे हैं हम, तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो गया, dx आ गया, ठीक है ना। जैसे के रेस्पेक्ट में था तो हमने के रेस्पेक्ट में, वेव वेक्टर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, समझ में आई बात। तो ये है। अब ध्यान से देखो, तो जो ये है जो ग्राफ है ना एम्पलीट्यूड का, तो एम्पलीट्यूड देखो ये उठा लो बस, है ना, ये उठा लिया मैंने। तो देखो एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन यदि आप देखो यही तो है, ठीक है ना। आप देख रहे हो तो मैक्सिमम क्या है, ये के नोड ले लिया, यानी के नोड वेक्टर पर एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। तो वेरिएशन दिखा रहा है प्रोपोगेशन नंबर का या प्रोपोगेशन वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या, सेंटर्ड अबाउट सम पर्टिकुलर वेव नंबर के इज इक्वल टू के नोड, समझ में आई बात। और रैपिडली जीरो है आउटसाइड एन इंटरवल। अब इस इंटरवल का कहने का मतलब क्या है, देखो मैं यदि हाफ में लूँ, इसके एम्पलीट्यूड के हाफ में ले लेता हूँ, तो ये ठीक है। तो ये जो ये जो है ये मेरे पास क्या होगा, डेल के आ गया, कितना आ गया, डेल के, ठीक है। तो ये कितना होगा, है ना। तो मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, के नोड में प्लस के डेल के अपोन में 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या डेल के है और ये क्या डेल के अपोन में 2। तो के नोड में डेल के अपोन 2 ऐड करूँगा तो ये आएगा, और ये करना होगा तो घटाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, के नोड माइनस के डेल के अपोन में 2। तो क्वेश्चन वही कह रहा है, जो एम्पलीट्यूड है ना वो रैपिडली जीरो की तरफ जा रहा है आउटसाइड एन इंटरवल। आप देखो इस इंटरवल से नीचे इस साइड आओ, ये जीरो हो गया, और यहाँ ये भी इधर जाके जीरो हो गया, समझ में, ठीक है। वे डेल के क्या अप्रोक्सीमेटली स्प्रेड है वेव नंबर में, समझ में आए बात, ठीक है। अब देखो देन, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। अब ये तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता दी। तो देखो इस वेव पैकेट फंक्शन को ही पकड़ो, ठीक है ना। तो फाई हो गया 1/√2π हो गया। हमने इंटीग्रेशन ना इसी के बीच में करना है, ठीक है ना, इसके और इसके, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मेरा इन्हीं 2 रीजन के बीच में है, और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वही हमें क्या देता है, ग्रुप वेलोसिटी देता है। जिस वेलोसिटी से चलता है उसी को ग्रुप वेलोसिटी हम बोलते हैं, समझ में आए बात। तो के नोड माइनस के डेल के अपॉन 2 से और के नोड प्लस डेल के अपॉन 2 से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये मेरे पास वो टर्म पूरी एज इट इज आ गई, समझ में आए बात, ठीक है।
अब देखो क्या करना है, जो ओमेगा है वो वेरी करेगा स्लोली कैसे, मैंने आपको डिस्पर्सिव रिलेशन बताया था क्या, जो डेल ओमेगा होता है, ठीक है ना, किसका फंक्शन होता है, के का। समझ में आई बात, ओमेगा जो होता है किसका फंक्शन होता है, के का। ओमेगा किस पर निर्भर करता है, के पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हमको ध्यान में रखना है। अब हमको लोगों को क्या करना है, देखो जो ओमेगा की है, ठीक है ना, ये जो मेरे पास सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी है ना डेल के नोड, इसके रेस्पेक्ट में इसको टेलर एक्सपेंशन हम करेंगे। अब कैसे टेलर एक्सपेंड करेंगे, देखो ओमेगा के है, ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेव वेक्टर का फंक्शन है, तो मैंने क्या किया, देखो के नोड प्लस के माइनस के नोड। देखो बात तो एक ही है, देखो ये दोनों तो कट जाने चाहिए ना, तो तभी बचा तो वही मेरे पास। ये मैंने इसलिए किया है ताकि मैं इसको टेलर एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख सकूं, ठीक है। तो के ये हमारे पास ये आ गया। अब देखो ये एक टर्म हो गई, ये पूरी एक टर्म हो गई, तो मैं इसको जब टेलर एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, डब्लू के नोड प्लस के माइनस के नोड। अब देखो के माइनस के नोड, ठीक है। अच्छा डी डब्ल्यू अपोन में डी के, सेंटर्ड अराउंड के नोड है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके ये वैल्यू रखनी होती है, प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे के माइनस के, यानी इस वाली टर्म का अपोन में 2 फैक्टोरियल, डबल डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, और ये के नोड। इसी तरीके से ये जब आगे चलेगा तो मेरे पास कितना टर्म आएगा, प्लस के माइनस के नोड, ये 3 फैक्टोरियल अपोन में 3 क्यूब और 3 फैक्टोरियल डी डब्ल्यू के, है ना, के क्यूब अपोन के नोड। समझ में आए बात, तो ये है। तो जैसे सिंपली आपने टेलर फंक्शन पढ़ा होगा ना मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। अब गौर से देखो इस चीज़ को, तो मैंने ये सब लिख लिया। अब देखो जो ये हायर टर्म है ना, ये स्क्वायर वाली होगी, क्यूब वाली टर्म होगी, ठीक है ना, यानी ये हायर टर्म जो है ये हम इसको क्या मानेंगे, जीरो। जो सेकंड और हायर टर्म होगी, क्यों जीरो, क्योंकि देखो स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ तो है हमारे पास, है ना। ग्रुप जो वेव पैकेट क्या होता है, सुपरपोजिशन है स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ का। तो जब स्लाइटली चेंज आएगा किस में, डेल के में, है ना, फिर हम जब डेल के का स्क्वायर कर, देखो डेल के बहुत कम आएगा, ठीक है, हम जब डेल का स्क्वायर करेंगे और कम हो जाएगा, और डेल क्यूब करेंगे तो और कम हो जाएगा। अब इसी तरीके से मान लो मेरे पास 0.1 है ना, तो 0.1 का स्क्वायर करो कितना आ गया, 0.01 आ गया। समझ में आई बात, ठीक है। इसका मैं क्यूब करूँगा, ये और 0.001 आएगा, तो ये और छोटा होता जा रहा है। तो इसी वजह से ना हमने हायर टर्म्स को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा तो मेरे पास देखो ये बचेगा, इसको देखो मैं क्या लिख लिया, जो फ्रीक्वेंसी होगी ना के नोड पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नोड पे, उसको मैंने क्या लिख लिया, डब्लू नोड। समझ में आए बात, ठीक है ना, ओमेगा नोड। ये टर्म एज इट इज़ लिखी और ये टर्म एज इट इज लिखी, और वो क्या हो गया, जीरो। अब कुछ नहीं करना आप लोगों को, ये जो ओमेगा आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसमें रख दो उठा के, जो वैल्यू निकाली है ना हमने, इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन, जो ये हमारे पास इक्वेशन है, जो हमारे पास वेव पैकेट का इक्वेशन था ना, ये हमने इसमें उठा के रख देंगे यहाँ पे ओमेगा में, ठीक है। तो देखो पूरा इसमें रखूँगा तो बड़ा कम्बरसम हो जाएगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आप इस के एक्स माइनस ओमेगा टी में रख दो, फिर बाद में रख के हम सोल्व कर देंगे। तो हमने के एक्स माइनस ओमेगा टी में वैल्यू रखी, देखो के एक्स तो एज इट इज़ माइनस ओमेगा की वैल्यू ये हमने रख दी, ठीक है, ये टी सॉरी यहाँ बाहर आएगा। अब देखो ये मेरे पास क्या होगा, ओमेगा, तो के एक्स माइनस के ओमेगा टी। अब देखो ध्यान से, के एक्स एज इट इज़ इधर आ गया, टी अंदर जब लेंगे माइनस के ओमेगा टी, माइनस प्लस ये माइनस हो गया, सिंपली मेरे पास ये टर्म आ गई। समझ में आई बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या ध्यान रखने वाली बात है, देखो मुझे क्या करना है, मेरे पास देखो ये क्या है, के एक्स है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस के नोड एक्स लिखा हूँ। आप कहोगे मैं क्यों ऐसा, मैं मतलब हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं। अब देखो मैंने माइनस के नोड एक्स लिखा, एक प्लस के नोड एक्स लिखा, तो बात तो एक ही है। फिर ये दूसरी टर्म क्या है, माइनस के ओमेगा टी, ये मैं ओमेगा नोड टी लिखी माइनस। अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी यदि थोड़ा सा आपको डाउट है। डी
ठीक है। अब देखो ये इसलिए लिखा ताकि मेरे पास क्या सिमेट्री आए, सिमेट्री की चीज़ में। अब देखो ये दोनों टर्म एक जैसी बन गई नहीं बन गई, ठीक है ना। खाली पहले माइनस ओमेगा नोड टी था, तो जैसे के एक्स माइनस ओमेगा टी है तो मेरे पास के नोड एक्स माइनस ओमेगा टी भी बन जाए, ठीक है ना। तो यही है, तो मैंने ये इस वजह से क्या ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो एक्स कॉमन आएगा ना, यहाँ से के माइनस के नोड आएगा ना, तो देखो के माइनस के नोड यहाँ भी तो है, के माइनस के नोड यहाँ भी है, तो के माइनस के नोड है ना एक्स, और ये माइनस के डी अपोन में डी के, और ये कितना आ गया टी। समझ में आए बात, तो वही है। अब रख सकते हैं अब यहाँ पे, अब ध्यान से देखो मेरे पास ये क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही तो है। यदि आप ध्यान से देखो ये क्या के एक्स माइनस ओमेगा टी था, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। तो उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखो ये ऐसे आएगा, ये है ना। समझ में आए बात, तो ये टर्म तो मैंने ले ली देखो बाहर, देखो ये आ गई ई की पावर आई के नोड एक्स माइनस ओमेगा टी 1/√2 पाई ए के। ये जो टर्म मेरे पास है, ये टर्म मेरे पास क्या आ गई, अंदर आएगी देखो, ठीक है ना। समझ में आए बात। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी की वैल्यू जो निकली थी ना मेरे पास, ये हमने कुछ नहीं किया, सिंपली उठा के किस में रख दी, इसमें, यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो ये जो मेरे पास फंक्शन है, ये सिंपली देखो ई टू द पावर आई के नोड एक्स माइनस ओमेगा टी, ये तो ये रहा। और ये जो फंक्शन है देखो एक्सपोनेंशियल में एक्स और टी का फंक्शन है, तो एक्स और टी हमारे पास हो गया, जे इंटीग्रल है। समझ में आई बात। ये है तो टोटल फंक्शन, पूरा फंक्शन तो एक्स कोमा टी के फंक्शन में ही है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ थोड़ा से देखो ये के नोड आएगा और यहाँ ओमेगा नोड आएगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। अब देखो तो ये इक्वेशन एक्चुअली में शो क्या कर रहा है, ये इक्वेशन ऐसे शो कर रहा है, देखो जैसे ये इक्वेशन एक तरीके से सिंगल वेव की तरह ही तो शो कर रहा है नहीं कर रहा है, सिंगल वेव की तरह ही तो ये इक्वेशन शो कर, ग्रुप ऑफ वेव्स के एक तरीके से सिंगल वेव की तरह शो कर रहा है। जहाँ पे ये क्या है, एम्पलीट्यूड है या मॉड्यूलेशन हुआ है ग्रुप ऑफ वेव्स में। तो जो ये इक्वेशन है ना, वेव फंक्शन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वेव कैरेक्टराइज्ड बाय वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ क्या होगी, के नोड है ना, जैसे सिंगल के नोड को हम क्या लिखते हैं, के नोड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा नोड लिखेंगे, तो वेवलेंथ यहाँ से आ गई। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा नोड, ओमेगा नोड कहने का मतलब क्या है, 2 पाई म्यू नो। समझ में आई बात, ये फ्रीक्वेंसी होगी, कोई डाउट है। अब देखो हाउएवर दिस वेव इज नॉट अ प्योर साइनोसोडल वेव, प्योर साइनोसोडल वेव तो है नहीं, हम भी जानते हैं। इट इज मॉड्यूलेटेड बाय एन एनवेलप फंक्शन, जो एनवेलप फंक्शन आया ना ये, ठीक है ना, इससे मॉड्यूलेशन हो गया है एफ एक्स टी, विच गिव्स द ओवरऑल वेव पैकेट इट्स अ शेप। इसकी वजह से ही तो वेव पैकेट को क्या मिली हुई है, शेप। और ये जो एनवेलप है ना, किसका फंक्शन है, एक्स ओ टी का फंक्शन है, हम जानते हैं, यही तो था हमारे पास, ठीक है। समझ में आई बात, ये जो एनवेलप था, ठीक है, किसका फंक्शन है, एक्स ओ टी का। तो इसको यदि आप ध्यान से देखो एफ एक्स टी, तो ये जो हमारे पास ये जो x माइनस डी ओमेगा अपॉन डी के टी है ना, अभी देख रहे हो ना, ये देखो, ठीक है ना। ये एनवेलप की जो एनवेलप फंक्शन है ना, किस पर, एक्स ओ टी पर डिपेंड कर रहा है। और यही हमें क्या देता है, ग्रुप वेलोसिटी देगा। देखो x अपॉन टी क्या देगा, वी इज इक्वल टू डी अपॉन डी के। समझ में आए बात। तो दिस मीन्स द वेव पैकेट्स शेप एंड पोजिशन इवॉल्व इन टाइम एज इट मूव्स थ्रू स्पेस, ठीक है। और द स्पीड ऑफ दिस मोशन इज डिटरमाइंड बाय द ग्रुप वेलोसिटी। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसमें होता है वही हमें क्या देता है, ग्रुप वेलोसिटी देता है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ना, जब कंसेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी बताया था, तो उसमें आपको मैंने ये थोड़ा यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म में समझाया है, वहाँ पे हमने इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके चीज़ें बताई थी, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो तो जो ग्रुप वेलोसिटी है डिस्क्राइब कर रहा है, क्या डिस्क्राइब करता है, किस तरीके से वेव पैकेट प्रोपोगेट करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यदि नाउ इफ डेल एक्स रिप्रेजेंट्स द स्पेशल एक्सटेंट और विड्थ ऑफ द वेव पैकेट, जो मेरे पास वेव पैकेट था ना, अब मैंने ऊपर भी आपको बताया था, तो मान लो ये मेरे पास क्या है, स्पेशल एक्सटेंट है, कितना, डेल एक्स। तो डेल एक्स में वो डेल एक्स तो स्पेशल एक्सटेंट हो गया, विड्थ हो गया वेव पैकेट का, और डेल क्या हो गया, विड्थ इन वेव नंबर हो गया। समझ में आई बात, क्योंकि देखो वेव पैकेट क्या है, सुपर पोजिशन है स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ्स का, तो वेव के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 अपॉन लैम्डा तो होता है। तो इसमें चेंज है, वेवलेंथ में स्लाइटली डिफरेंस का मतलब क्या, के में चेंज है। तो स्पेशल डिफरेंस तो डेल के हो गया, और वो डेल एक्स हो गया, और डेल के क्या होगा,
वेव नंबर में चेंज हो गया। समझ में आए बात? तो ये दोनों ना, इनका जो प्रोडक्ट होता है एक फंडामेंटल रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? फंडामेंटल रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप क्या होता है? डेल एक्स डेल के ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोसिटी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोसिटी रिलेशन। ठीक है ना? इसको मैं बताऊंगा आपको आगे जब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे किस तरीके से आया है। ठीक है ना? बस फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है बस इतना ही जितना मैंने आपको बताया। तो ये रिलेशन क्या हाईलाइट करता है कि ये इम्पॉसिबल है बोथ, दोनों को पता करना, डेल एक्स को और डेल के को। समझ में आई बात? सेम टाइम पे ना डेल एक्स और डेल के पता करना बहुत मुश्किल है। यदि हम डेल एक्स पता करेंगे तो डेल के, मतलब मैं यदि कहूँ डेल एक्स और डेल के मैक्सिमाइज हो जाए दोनों एक साथ, नहीं होगा। यदि डेल के मैक्सिमाइज होगा तो डेल के मिनिमाइज हो जाएगा, डेल एक्स मिनिमाइज होगा तो डेल के मैक्सिमाइज हो जाएगा। समझ में आई बात? तो दोनों को एक साथ हम प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना? या दूसरे शब्दों में कहे, स्मॉलर स्पेशल एक्सटेंट ऑफ द वेव पैकेट, जितना स्मॉल होगा डेल एक्स जितना कम होगा, यानी पैकेट उतना ज़्यादा अच्छे से कन्फाइंड होगा छोटे से रीजन में। समझ में आई बात? यानी मोर लोकलाइज्ड होगा। लेकिन फिर क्या होगा? यदि ये कम हो गया तो डेल के ज़्यादा होगा, यानी वेव नंबर ज़्यादा हो गया। वेव नंबर ज़्यादा होने का मतलब क्या है? वेव लेंथ कम हो गई। समझ में आई बात? यानी लार्जर द रेंज ऑफ द वेव नंबर्स रिक्वायर्ड इन इट्स फूरियर डिकम्पोजिशन। समझ में आया? यानी कन्वर्सली अ वेव पैकेट विद अ स्मॉलर रेंज ऑफ वेव नंबर्स विल हैव अ लार्जर स्पेशल एक्सटेंट। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारे पास इस डेल के क्या होगा? यदि कम होगा, है ना, वेव नंबर में जितना कम वेव नंबर होगा उतना ही स्पेशल एक्सटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है? तो ये भी गड़बड़ है। मतलब जितना कम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कम लेंगे स्पेशल एक्सटेंट उतना ही ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा एक्सटेंडेड रीजन में होगा, जबकि हमें लोकलाइज्ड चाहिए। तो इसी को हम रेसिप्रोसिटी रिलेशन बोलते हैं। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में सिर्फ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? सर्टेनिटी है ही नहीं बिल्कुल भी। क्या है? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सर्टेनिटी नहीं है, देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।